नमस्ते बच्चों, DHB कापड़िया प्राथमिक शाला के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? मज़े में होंगे। कल हमने जो वर्णमाला सिखाई थी उसे आपने अच्छे से सीख लिया होगा। आज हम सीखेंगे कि अनुलेखन कैसे करें। अनुलेखन यानी जो चीज़ जैसी है उसे वैसे ही लिखना। आपके सामने कोई भी लिखावट आती है या कुछ भी लिखाई आती है तो उसे आप ऐसे ही कैसे लिखोगे, यानी कि देखकर उस चीज़ को लिखना, उसे अनुलेखन कहा जाता है। और अनुलेखन आप कैसे करोगे ये आज हम सीखेंगे। अनुलेखन के लिए आप किस बात को ध्यान में रखोगे? किसी लेख या लिखावट को ध्यानपूर्वक देखकर उसे फिर से लिखना, यानी कि जैसा लिखा है उसे ऐसा ही वैसा ही जैसा लिखा हुआ है उसे हमें वैसा ही लिखना है, और वो भी अच्छे अक्षरों में लिखना है। अनुलेखन के लिए आपके सामने जो भी शब्द आते हैं, जो भी वाक्य आते हैं, या फिर जो भी कोई गद्य खंड आता है, कोई पैराग्राफ आता है, तो आपको उसको पहले ध्यान से देखना है, पढ़ना है और बाद में उसे लिखना है। और लिखते समय क्या क्या ध्यान में रखेंगे? तो लिखते समय कौन से चिन्हों का उपयोग कहाँ होता है यह खास ध्यान देना है। आप जब भी उसे लिखोगे तो उसमें बहुत सारे चिन्ह आते होंगे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्गार चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह, अवतरण चिन्ह, तो ये सब भी आते हैं। तो जब भी आप इसे लिखेंगे तो लिखते समय आप कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे यह आप ध्यान में रखोगे, यानी कि जो भी हमारे अंदर जो भी हम लिखेंगे तो उसके अंदर जब भी लिखावट के समय हमारे पास जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों में या फिर जो भी गद्यखंड आएगा उस गद्यखंड में विराम चिन्हों का कहाँ उपयोग हुआ है, हाँ, यह हम देखेंगे और उसके बाद उसे हम लिखेंगे। आगे जो चीज़ हमें ध्यान में देनी है यह ये है कि शब्दों के बीच या फिर दो वाक्यों के बीच कितनी जगह रखनी चाहिए, इसे ध्यान से देखकर लिखना सीख सकते हैं। आप क्या करोगे कि दो शब्दों के बीच आप कितनी जगह छोड़ोगे, दो वाक्यों के बीच में आप कितनी जगह छोड़ोगे, उसे भी आपको ध्यान से देखना है और बाद में उसे लिखना है। तो इस तरह से अगर आप हर रोज़ अनुलेखन करोगे तो आपको हर रोज़ अनुलेखन करने पर क्या होता है, तो इन चीज़ों का हमें मुहावरा हो जाता है और हम इसे अच्छे से लिख पाते हैं। यानी अनुलेखन करते समय जैसा है वैसा ही हमें लिखना है। अनुलेखन के वक्त जितने चिन्हों का उपयोग होता है वह हमें लिखना है, और ख़ास किन शब्दों के बीच में, किन वाक्यों के बीच में कहाँ जगह है वह भी हमें देखना है। और यह देखेंगे तभी हम अनुलेखन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और जब भी आप अनुलेखन करोगे तो क्या होता है, व्याकरण की जो भी गलती ना हो यह भी हमें ध्यान रखें। यानी कि जब भी आप अनुलेखन करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि व्याकरण की कोई भी गलती ना हो। अभी व्याकरण की गलती का मतलब क्या है, यानी कि जो भी ह्रस्व शब्द है उसे ह्रस्व लिखना है, जो दीर्घ शब्द है उसे दीर्घ लिखना है, और जहाँ पर अनुस्वार है वहाँ अनुस्वार करना है, एक मात्रा, दो मात्रा, ये सभी व्याकरण की गलतियाँ भी होती है। यानी कि जिसे हम जोड़नी दोष, गुजराती में हम जोड़नी दोष, लिखने की गलती ना हो यह देखकर हमें ध्यान से लिखना है। आगे देखते हैं कि संपूर्ण लेखन हो जाने के बाद एक बार उसे पढ़कर चेक कर ले। जब भी आप लिखते हैं अनुलेखन तो आपका संपूर्ण लेखन हो जाए, पूरा वाक्य, पूरा शब्द या पूरा गद्यखंड आपका लिख जाए, तो क्या करेंगे आप उसे एक बार पढ़ ले ताकि उसमें रही हुई कोई भी गलती हो उसे आप ध्यान से देख सकें। आगे देखें तो हमारे जो हस्ताक्षर में सुधार आता है और हमें विराम चिन्हों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है इस बात का ख्याल आता है। अनुलेखन करने से क्या फ़ायदे होते हैं? अगर आप अनुलेखन करोगे तो क्या होगा, हर रोज़ अनुलेखन थोड़ा थोड़ा करोगे तो आपके हस्ताक्षर में सुधार आएगा, आप अच्छे अक्षरों में लिखना सीख सकते हो। बाद में कौन से विराम चिन्हों का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है उसका भी आपको ख्याल आ जाएगा। तो इस तरह से आप अनुलेखन करने से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं।
अभी देखिए यहाँ पर हमने कुछ शब्द दिए हैं कि जिसके हमें अनुलेखन करना है। तो जब भी आप अनुलेखन करोगे तो अनुलेखन करते समय आप क्या ध्यान में रखोगे, यह मैं आपको अभी दर्शाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है दीपक, पहला शब्द है हमारा दीपक। जब भी आप दीपक लिखोगे तो आप इसे ध्यान से अक्षरों को तो लिखोगे, लेकिन दीपक का दी जो यहाँ पर दीर्घ बताया गया है, इसे अगर आप ह्रस्व लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा जोड़नी दोष है। फिर यहाँ पे है दूसरा शब्द हमारा लौकी। तो लौकी में क्या हो सकता है, या तो आप की को ह्रस्व या दीर्घी कर सकते हो, या लौकी में दो मात्रा की जगह एक ही मात्रा बना दो। यहाँ पर लौकी में लौ के ऊपर दो मात्राएं हैं, इसकी जगह अगर गलती से भी हमसे दो मात्राएं हो, एक मात्रा हो जाएगी तो ये नहीं चलेगा, हमें दो मात्रा ही करनी है। उसके बाद हमारा तीसरा शब्द है लड़का। अगर लड़के का जो दोष है उसमें से ये हो सकता है कि यहाँ पर ड के नीचे जो बिंदी बनाई गई है, यह बिंदी अगर आप नहीं करोगे तो भी दोष होगा। कंपनी हमारा आगे का शब्द है, क के ऊपर अनुस्वार नहीं करोगे तो कपनी हो जाएगा, तो ये चलेगा नहीं। आगे सम्मान, ज़्यादा जल्दी से लिखोगे तो यहाँ दो म की जगह एक म हो सकता है। ऋषि, आपको सबसे पहले तो ये रू अच्छे से लिखना आना चाहिए, बाद में सी की भी ह्रस्व ही है, अगर ये दीर्घई हुई तो भी गलत हो जाएगा। बंदर, बंदर के ऊपर भी ब के ऊपर अनुस्वार है, ब के अनुस्वार को छोड़कर अगर आप देखो तो बदर हो जाएगा, तो ये चलेगा नहीं। कुत्ता, इसे आप ध्यान से देखें, यहाँ पर त के पास हमें दो त लिए हुए हैं, यहाँ त है उसमें एक त नहीं है बल्कि दो त है। और जब भी हम लिखते हैं, आप अब तक गुजराती में भी सीख चुके हैं, हिंदी में भी आप सीख चुके होंगे कि जब भी आप दो त आते हैं तो दो त लिखने नहीं होते, बल्कि इसे इस तरह से त लिखा हुआ बताया जाता है। आप इस तरह से दो त नहीं लिखोगे, ये दो त गलत होता है, इसलिए जब भी हम त लिखेंगे तो उसके आगे ऐसे लिटी बना सकते हैं। तो यह लिटी बनते ही ये द तो त जो है वह दो बार लिखा हुआ दिखाई देगा। और क की जोड़नी भी हमें ध्यान देनी है। भलाई, ई में बड़ी ई के ऊपर ऐसे उसकी टोपी बनाई हुई लगती है ना हमें, यह ई के ऊपर जो टोपी बनाई है उसकी बड़ी ई है ये, यानी कि दीर्घ ई है। तो इस दीर्घ ई को हमें ध्यान में रख के ऐसे ही हमें ई लिखना है। और भ का लिखने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। जब भी आप भ लिखोगे तो जो भी लिटी होती है, यानी कि हमारी जो भी नोटबुक की लिटी होती है, तो उसके ऊपर से भ लिखा जाता है। ऐसे नीचे भ का जो मस्तक होता है वो थोड़ा लिटी के ऊपर रहता है। तो इस तरह से हम इस अनुलेखन को देख सकते हैं। एक बात और बच्चों कि हम हिंदी अनुलेखन कर रहे हैं, तो जब भी शब्द लिखें तो उसके ऊपर सिरो रेखा अवश्य करें। हिंदी में सिरो रेखा ही होती है, तभी हिंदी का अक्षर सही माना जाता है। अगर आप हिंदी लिखोगे लेकिन उसके ऊपर ऐसे सिरो रेखा नहीं करोगे तो चलेगा नहीं, तो ये हमारा शब्द जो है वह गलत हो जाएगा। तो ये भी हमें अनुलेखन करते वक्त ध्यान देना है। गुजराती में पूर्ण विराम में ऐसे बिंदी बनाई जाती है, लेकिन हम जब हिंदी में लिखते हैं तो उसके पूर्ण विराम की जगह ऐसे खड़ी पाई आती है। तो हमें जब भी पूर्ण विराम करना हो तो खड़ी पाई करना भी आवश्यक है। यह बात आप ध्यान में रखें और अच्छी तरह से लेखन करना सीखें। यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क के लिए कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में ऐसे ही अल्पविराम, पूर्ण विराम, अनुस्वार, जोड़ाक्षर, इन सब का ध्यान रखकर ये वाक्य जो है मैंने आपको दिए हैं। तो इसका आपको अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षरों से अनुलेखन करना है। अनुलेखन करने के लिए सबसे पहले तो आप इसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बाद में लिखते समय इसमें कोई भी जोड़नी दोष ना हो, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, विराम चिन्ह, अल्प विराम, अवतरण चिन्ह, हाँ, प्रश्नार्थ चिन्ह, जो भी जोड़ाक्षर है इनका भी आपको ध्यान रखना है और अच्छे अक्षरों में आपको लिखना है। तो आपको आज ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा कि अनुलेखन कैसे होता है।
और अनुलेखन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा लेसन। ये होमवर्क में आपको इतने वाक्य अपनी कॉपी में अच्छे अक्षरों में लिखना है। आपका दिन शुभ हो। आवजो।